विचार मंथन में आपका स्वागत है। दुनिया में शांति, अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम, समभाव जैसे संदेश को लेकर के विश्व गुरु बनने के लक्ष्य में आगे बढ़ रहे भारत के सामने कहीं ना कहीं पड़ोसी देश सुरक्षा के लिए चुनौतियां बन रहे हैं। पाकिस्तान से सब वाकिफ है, वो तो कुछ ना कुछ आतंकवादी गतिविधियां हो या अपनी क्षुद्र राजनीति हो या फिर केवल तोड़ फोड़ करने की नियत हो, बाज नहीं आता है। लेकिन उससे बड़ा खतरा समझा जाता है चीन से। चीन ने हमारे सामने अनेक चुनौतियां खड़ी की है। डोकलाम, गलवान और तवांग। ये चीन चाहता क्या है? क्यों सब ऐसा कर रहा है? जबकि भारत तो बराबर आपसी वार्ता, सौहार्द, सद्भाव के बल पर और अपने नियत समझौते के आधार पर अपने दायित्वों के निर्वाह और पड़ोसी धर्म के निर्वाह में आगे बढ़ रहा है। आखिर चीन से हमारी सुरक्षा कैसे हो, इस पर विभिन्न मतभेद है। एक ये भी विचार आया, हमारी चीन से सुरक्षा हो सकती है तिब्बत स्वतंत्र हो जाए, कैलाश मानसरोवर को मुक्ति मिल जाए, और इसके लिए एक सशक्त अभियान चला रहे हैं हेमंत तोमर। हेमंत तोमर ने एक भारत तिब्बत समन्वय संघ की स्थापना की है। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनका विचार मंथन में स्वागत करते हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपका ये अभियान कहाँ है, किस दिशा में है, कैसे हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हेमंत जी, सबसे पहले एक सवाल। आज ही नेपाल में प्रचंड प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बल्कि बन ही गए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि प्रचंड जब रहे हैं, इसके पहले 2 बार नेपाल में, बड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे हमारे उनके साथ में। और अगर पहले कोई नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत आता था तो प्रचंड चीन जाते हैं। क्या है प्रतिक्रिया आपकी, जरा बताइए। जैसे कि नाम है उनका प्रचंड दहल, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, वामपंथ की सोच में कोई भी भाई नहीं है, कोई भी भतीजा नहीं है। वामपंथ सर्वोपरि है। और अगर चीन का वामपंथ देखना है तो यह वामपंथ का वास्तविक चेहरा है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अगर हम ये मानते हैं कि प्रचंड दहल नेपाल को सशक्त बनाएंगे, ये भूल है। हम उसको मानते हैं कि वह प्रोजेक्टेड यानी प्रायोजित है, वो वामपंथ द्वारा प्रायोजित एक ऐसा व्यक्ति है जो चीन द्वारा पपेट बनकर काम करने के लिए वहां स्थापित किया गया है, वहां के सर्वोच्च पद पर। आपको ध्यान होगा, नेपाल में राजशाही गई। राजशाही जिस प्रकार से गई वह एक रहस्य है। और उसके बाद कौन सी सत्ता आती है? माओवाद की प्रेरित सत्ता। यह माओवाद कहां से आ गया? यह चीन का माओ जो था, उसके वाद को लेकर यह भारत को घेरने की सारी युक्ति लगाई गई चीन द्वारा। और आज अगर प्रचंड ने काम संभाला है नेपाल का, नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था,
ये भूलने वाली बात नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। और उस एकमात्र हिंदू राष्ट्र को खत्म करके माओवाद से प्रेरित सरकार अगर वहां पर है, तो ये मानकर चलिए कि भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती पुनर्स्थापित कर दी गई है नेपाल में। ये हमारे लिए चुनौती है और ये संकट है। और ये मानकर चलिए कि चीन के पैर कितने गहरे वहां पर पड़ चुके हैं, जिसको अभी हमें आगे और झेलना है। आपने अभी अपने विषय प्रवर्तन में कहा, हमने डोकलाम देखा, हमने गलवान देखा और अब हम तवांग देख रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम नेपाल से भी किसी इस प्रकार की कोई घटना होते देखें जिसमें प्रचंड दहल शांत होगा और हम सब दहलेंगे। इसलिए भारत तिब्बत समन्वय संघ की रचना ही इसीलिए हुई कि हम सबको जागृत कर सकें। और मैं आप ये सवाल पूछें, उसके पहले मैं बता देना चाहूंगा, 1950 का दशक था। सन 50 के दशक में हम क्या नारे लगा रहे थे? हिंदी चीनी भाई भाई। और क्या हुआ बदले में? सबने देखा कि उन 12 वर्षों बाद धीरे धीरे चीन आता है और पूरे तिब्बत को हड़पने के बाद जब हम तटस्थ रहते हैं ये सोचकर कि हमारा विषय नहीं है, ये तो दूसरा राष्ट्र है, लेकिन वो बफर स्टेट था। जब तक तिब्बत स्वतंत्र था, सन 50 से लेकर सन 1959 तक, ये जो 9 वर्ष तक वो वहां पर चीन पूरी तरह से व्याप्त नहीं हो गया, तब तक हम पूरी तरह सुरक्षित थे। लेकिन 1959 के बाद जब परम पावन दलाई लामा ल्हासा छोड़कर इसी तवांग के रास्ते आते हैं भारत के अंदर, चीन रुकता नहीं है। हम तब भी गा रहे होते हैं हिंदी चीनी भाई भाई। और चीन क्या करता है? 1962 में हम पर हमला कर देता है, धोखे से हमला कर देता है। और इसलिए चीन के इस धोखेबाजी को, इस छलिए चरित्र को हमको सबको याद रखना है। मैं तो सन 62 के बाद का पैदा हुआ हूं, लेकिन सन 62 में जो लोग पैदा हुए थे वो इस बात को तो याद रखे होंगे, उसके बाद की पीढ़ी इस बात को ना भूल जाए। इसलिए ये आंदोलन खड़ा किया जा रहा है कि हम ये जब मान के चलते हैं कि चीन हमारे पड़ोस में आकर खड़ा हो गया। इतिहास गवाह है, भारत और चीन की सीमा कभी आपस में नहीं लगती थी। चीन हमारा कभी भी पड़ोसी राष्ट्र नहीं रहा। भारत और चीन के बीच में तिब्बत जैसा एक स्वतंत्र राष्ट्र था, जिसकी वजह से हम चीन की इस बुरी नीयत से हम बचे हुए थे। लेकिन 62 के बाद क्या हो रहा है? ऐसे बहुत सारे छुटपुट घटनाएं और हुई। आज हम तवांग की घटना जान रहे हैं, कुछ समय पहले हमने गलवान में देखा, उसके पहले हमने डोकलाम देखा। लेकिन ऐसे बहुत सारी घटनाएं थी जो हम तक नहीं पहुंच पाई। और छुटपुट बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध हमारे भारतीय सैनिक लड़ते रहे। 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। जब तक तिब्बत स्वतंत्र था, हमारी तरफ से कोई सेना तिब्बत की उस 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा पर नहीं खड़ी थी। मैं ये विषय इसलिए लाना चाहूंगा, इस सबको ध्यान में आना चाहिए। और तिब्बत के पास सेना ही नहीं थी, क्योंकि हमारे और उसके संबंध इतने प्रगाढ़ थे, इतने सांस्कृतिक संबंध थे। वह एक बौद्ध राष्ट्र के रूप में था। ये बात अलग है कि वहीं पर हमारे देवों के देव महादेव कैलाश मानसरोवर, जिसको हम कहते हैं शंकर भगवान का मूल स्थान, मूल गांव, वह स्थान भी था। तो हमारे सांस्कृतिक संबंध इतने ज्यादा सुदृढ़ थे कि अगर यहां से किसी व्यक्ति को व्यापार के लिए तिब्बत की सीमा पर जाना पड़ता था, तो वहां पर हमें चौकीदार मिलते थे, कोई सेना नहीं मिलती थी। और हमारे लोग पूछते थे कि हमें व्यापार के लिए ल्हासा जाना है, तो चौकीदार बताया करते थे इस दिशा में जाइए। या कोई भक्ति भाव रखने वाला व्यक्ति ये पूछता था कि हमको कैलाश मानसरोवर का मार्ग बता दीजिए, तो मार्ग बताने के लिए मार्गदर्शक के रूप में वहां चौकीदार मिलते थे, या मार्गदर्शन के लिए वहां पर लोग मिलते थे। कोई सेना नहीं थी। आज क्या स्थिति है? चीन वहां पर न केवल खड़ा है, बल्कि आए दिन हमको परेशान कर रहा है। और उसके जवाब में हमें हजारों करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करना पड़ता है सेना लगाकर। वो भी सेना खुद भी सुरक्षित नहीं रहती, क्योंकि वो छलिया चरित्र के लोग हैं। चलिए एवं जी, मुझे एक बात समझा दीजिए जरा। जी। अभी आपने बात कही कि बहुत सी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो हमारे तक नहीं आ पाती है। आपने एक शब्द कहा, यही तो अपने भारत में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि वास्तविकता सामने आनी चाहिए और वो सारी बातें बतानी चाहिए कि कैसे कैसे चीन हमारे साथ हरकत कर रहा है। और जैसा आपने भी कहा कि बहुत सी बातें सामने नहीं तो आनी चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल।
देखिए, पूर्व की जो स्थितियां थी, पूर्व की जिस तरह की सरकारें थी, शायद वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह की घटनाएं नहीं बताती थी। और इस बात का तो गौरव होना चाहिए हमें कि पूरी दुनिया की अगर सर्वाधिक अनुशासित कोई सेना है तो भारत की सेना है, जो अपने ऊपर कभी इस प्रकार का आक्रमण झेलती है और जिसके राजनयिक गलतियां होती हैं, उनकी विफलताओं की वजह से अगर वो भी कोई सजा भुगतती है तो भी वह मुंह नहीं खोलती। इतनी अनुशासित सेना का हमको गर्व होना चाहिए। लेकिन आज अगर दमदार सरकार है और जवाब दे रही है भारतीय सेना, तो हमें उस बात का भी गौरव होना चाहिए और इस बात की पुख्ता चीजें होनी चाहिए कि कोई भी घटना अगर बॉर्डर पर है तो वो पूरे देश की जानकारी में होनी चाहिए। एक विषय मैं आपकी जानकारी में और लाऊंगा। आपने ध्यान दिया होगा, गलवान में हम भारी पड़े और देश के युवाओं को बड़ा गौरव बोध हुआ कि हमने चीनियों को ऐसा मारा कि चीन की वो लोगों ने, चीन के नेता ने, चीन की सरकार ने इस बात को कबूलने में लंबा समय लगा दिया कि उसके 70 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। वो तो बाद में कब्रें गिनी गई, तब समझ में आया कि उनको तो 70 सेना के जवान हमने मार दिए, वो भी निहत्थे। अब बात आती है निहत्थे की। 1993 और 1996 में भारत की तत्कालीन सरकार ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता किया था। यह समझौता आज के युवाओं की जानकारी में होना चाहिए। यह बहुत क्षोभकारक है जब आप देखते हैं कि तवांग में हमारे सैनिक बांसों से मार रहे हैं चीनी सैनिकों को। उसके पहले आपने देखा होगा गलवान में जब चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों पर जब हमला किया था तो क्या था उनके पास? कोई बंदूक और गोली नहीं थी। क्या था? लकड़ी की फट्टियां थी जिसमें कीलें लगी हुई थी। तो हथियार क्यों नहीं? ये 93 का समझौता था जिसमें तत्कालीन भारत की ऐसी सरकार थी जिसने न जाने, तो क्या आप इस समझौते को तोड़ देना चाहिए? बिल्कुल। और हथियार देना को चाहिए? हमें, देखिए, सीमा पर हमें सेना को गांधी नहीं बनाना। तो क्या मतलब हमारी जो कूटनीति चल रही है, वार्ता चल रही है, ये सब बेकार है, व्यर्थ है, हमारी जो सरकार कहती है? नहीं, वार्ता एक उपक्रम हो सकता है, लेकिन सेना जब सीमा पर हो तो बिना शस्त्रों के सेना का अर्थ क्या रह गया? मतलब आपका कहना यह है कि सेना को अब जो है शस्त्र प्रदान कर देने चाहिए। बिल्कुल। नंबर एक, क्या तवांगे की असलियत अभी तक भारत के सामने नहीं आई है? असलियत तो पूरी दुनिया ने देखी। और अब तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने पहले से वहां पर सैटेलाइट की तस्वीरें थी, वो भी उन्होंने डिस्क्लोज किया है। उसमें भी भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से गढ़े जा रहे हैं। वो वास्तविकता भी है कि हमारे सैनिकों ने बहुत ही दुरूह परिस्थितियों में चीन के सैनिकों को मार भगाया। अब कारण क्या है? तवांग एक ऐसा क्षेत्र है, अगर तवांग पर कब्जा कर लेता है चीन, जिस पर उसकी नजर सन 1962 से 1962 में उसने 2 मोर्चों से हम पर हमला किया था। एक लद्दाख था और एक तवांग था। अगर तवांग को उसने कब्जे में कर लिया तो ये मानकर चलिए कि नॉर्थ ईस्ट का, जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, वो हमारे देश से पूरा कट जाएगा। इसलिए वो एक विशेष रणनीति के तहत तवांग को हासिल करना चाहता है। लेकिन कहते हैं कि तवांग पर जो हमला भी हुआ है उसके पीछे एक सबसे बड़ी उसकी नियत ये थी, तिब्बत को कब्जाना, उसके बौद्ध मठ को बिल्कुल ध्वस्त कर देना और पूरी तरीके से कब्जा करना। कहीं उसके विजन में भी था चीन के। तवांग तो भारतीय क्षेत्र का भाग है। हाँ, तो तिब्बत को तो उसने हड़प कर बैठा हुआ है। तो तिब्बत के बाद वो नहीं, वो चाहता है कि पूरी तरीके से, जो आप कह रहे, अभी तो वो ऑटोनोमस रीजन है ना, तो उसको पूरी तरीके से वो अपने कब्जे में करना चाहता है कि बौद्ध मठ पूरी तरीके से वहां से उठ जाए, दलाई लामा का कुछ ना हो, ये चाहता है। हाँ। और ये तवांग, ये मैं ये सवाल कर रहा हूं, चूंकि आप तिब्बत से जुड़े, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तवांग एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से परम पावन 14वें दलाई लामा जी ने भारत में प्रवेश किया था सन 1959 में जी। वहां पर जो वहां के लोग मानते हैं, ये मानते हैं कि वो एक अलौकिक व्यक्ति है। हमारे यहाँ जैसे विष्णु के अवतार की परंपरा रही है, उनको भगवान बुद्ध के अवतार में बोधिसत्व का अवतार माना जाता है। और इसीलिए पूरी दुनिया के बौद्ध उनको बौद्ध भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। एक चमत्कारी घटना का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। वहां तवांग के पास एक जगह, जहां पर जब वो भारत के अंदर आए, प्रवेश किया उन्होंने, तो एक वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने अपने हाथ से पत्थर के पास एक हाथ रखते हुए एक बीज डाल दिया। कहते हैं कि आज वह पत्थर पे पड़ा हुआ बीज भी एक विशाल वृक्ष के रूप में आ गया।
तो वो करुणा की मूर्ति कुछ ना कुछ इस देश को, इस दुनिया को, इस विश्व समुदाय को अच्छा देने के लिहाज से कुछ ना कुछ चमत्कार करते आए हैं। लेकिन ऐसे सारी पहचान को खत्म कर देना चाहता है चीन। आपको आश्चर्य होगा, चीन तिब्बत में बचे खुचे तिब्बतियों के साथ किस प्रकार का क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है। इतनी तगड़ी सेंसरशिप है, उसके बावजूद जो छनकर चीजें आती हैं वो बहुत ही हृदय विदारक हैं। जैसे अगर कोई तिब्बती महिला है और उसका कोई छोटा बच्चा है तो उसका डीएनए वो सैंपल के रूप में कलेक्ट कर रहा है। मतलब आप सोचिए कि तिब्बत की पूरी जो बची हुई जाति है, बचा हुआ समुदाय, वो उसको रोबोट की तरह रखना चाहता है। मंदारिन भाषा जो चीन की भाषा है पूरे तिब्बत पर उसने लागू कर दी है। तिब्बती भाषा वहां के पाठ्यक्रम से गायब की जा रही है। ऐसे वहां की जो संस्कृति थी तिब्बत की वो खत्म की जा रही है। वहां के साहित्य खत्म किए जा रहे हैं। और आश्चर्य होगा आपको, वहां के बौद्ध मठ में दलाई लामा के चित्र तो पहले ही से वर्जित कर दिए थे उसने। अब क्या कर रहा है कि शी जिनपिंग को भगवान बुद्ध का अवतार बताकर वहां के बौद्ध मठों में तस्वीरें लगाई जा रही है। ये किस प्रकार का खेल हो रहा है? तो हेमंत जी, थोड़ा सा हम लोग आगे आ गए, अच्छी बात है, हमको तो डिस्कस कर। क्या इस बार प्रचंड पिछले 2 बार के शासन की तुलना में हमारे लिए ज्यादा खतरनाक पैदा होंगे? क्या ये मान के हम चले? देखिए किसी भी, या फिर क्योंकि अभी उन्होंने ओली के साथ उनका भी केपी ओली के साथ उनका समझौता है, गठबंधन की सरकार है, प्रचंड पहले होंगे फिर बाद में ओली होंगे, तो क्या ये मान करके चले कि उतना प्रभाव नहीं रहेगा या उतना प्रभाव रहेगा और उससे ज्यादा रहेगा? प्रचंड की यूएसपी को अगर हम देखें तो कहते हैं किसी व्यक्ति की यूएसपी है, किसी ब्रांड की यूएसपी देखें तो प्रचंड की यूएसपी है भारत विरोध। और वो भारत विरोध से जिस दिन पीछे होंगे उस दिन उनका वामपंथ और उनकी यूएसपी खत्म हो जाएगी। इसलिए उनको भारत का विरोध करना, चाहे उनकी व्यवस्था है या उनकी जरूरत है, ये मानकर चलिए कि अब हम नेपाल से एक नया भारत विरोध स्वर देखने और सुनने को अब प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक, तो अब ऐसे विषम दौर में जब प्रचंड आ गए हैं, भारत को क्या करना चाहिए? अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए, नेपाल से संबंधों पर विचार करना चाहिए, क्या अब करना चाहिए भारत को? बिल्कुल, देखिए नेपाल से अगर हम दूरी बनाए रखेंगे तो इसमें हमारी अपनी क्षति है। आपने देखा होगा जब राम जन्मभूमि का भी निर्माण, मंदिर निर्माण की बात हो रही थी तो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि वो राम जन्मभूमि गलत है, राम जन्मभूमि यहाँ पर है। हाँ, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो विवादित थी। ये वो बोल रहे थे, नहीं, चीन उनके द्वारा बुलवा रहा था। चीजों को यहाँ पर खंडित कर देना, यहाँ के जनमानस को आपस में भ्रम पैदा करा देना, ये सब उनकी साजिश का हिस्सा है। ऐसे में हम जितनी दूरी बरकरार रखेंगे उतना हमें खतरा है। आपको बता दूं, बहराइच और श्रावस्ती के पास चीन ने एक ऐसी सड़क बनाई है जो तिब्बत क्षेत्र में, जहां पर चीन काबिज है, वहां से पूरे नेपाल को क्रॉस करके वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर भारत के अंदर प्रवेश कर सकता है। और भारत छोड़िए, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर सकता है। हमारी सेना सजग है क्या? और सेना ही सारे काम करेगी क्या? हमारी कूटनीति कहां चली गई? इसलिए तिब्बत पर एक विशेष पॉलिसी बननी चाहिए। चीन को लेकर हमारी पॉलिसी की एक व्याख्या और समीक्षा होनी ही चाहिए। और अब जब प्रचंड ने काम धाम संभाल लिया है नेपाल में, तो नेपाल को लेकर जिसको हम कहा करते थे वो तो हमारे भारत का एक भाई जैसा हिस्सा है, छोटे भाई जैसा हिस्सा है, उसकी भी पुनर्व्याख्या होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो प्रचंड कहता है कि चीन से हमारे रोटी और बेटी के संबंध है, ये कहता है वो ये तो आश्चर्य। और हम उससे भाईचारे की बात करते हैं। देखिए मैंने अब इस समय भारत को एक बार फिर अपने उस पर विचार करना। ये वामपंथ का रिश्ता है जी, ये कोई सांस्कृतिक संबंध नहीं है। और इसी नाते कोरोना जो चीन ने दिया, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी अपना 100वां वर्ष मना रही थी। कोरोना से पूरी दुनिया उस समय भी पीड़ित थी। आज भी हम ही मानते हैं कि पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों निर्दोषों की हत्या का अगर कोई दोषी है तो वो चीन है। और ऐसे में वहां की वामपंथ की निरंकुश सरकार, और ऐसे में भारत के अंदर चीनी दूतावास के अंदर जब 100 वर्ष पूरे होने के, यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने का जलसा मनाया जा रहा था, तो भारत की सारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहां जाकर पत्थर चाट रहे थे। शर्म नहीं आती? देश बड़ा था कि चीन का वामपंथ बड़ा था। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के युवाओं को जगना आज की आवश्यकता है।
ये देश की रक्षा की बात है। लोग जब बात करते हैं कि भारत तिब्बत समन्वय संघ तिब्बत की आजादी की बात क्यों करता है, तिब्बत की आजादी में हमारा स्वार्थ है। हमने कहा ना, जो 3,500 किलोमीटर की सीमा रेखा पर आज भारत की सेना खड़ी है, वो इसीलिए खड़ी है कि तिब्बत आज चीन के हाथों दासता में है। तो चाहे राष्ट्र रक्षा की बात हो, चाहे धर्म रक्षा की बात हो, अगर बहुत व्यक्ति कहता है मुझे राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, तो अगर धर्म रक्षक की बात की भूमिका में आते हो तो इस बात को ध्यान रखना, देवों के देव महादेव का अगर मूल स्थान पूरी दुनिया में कहीं है तो कैलाश मानसरोवर है। और वो कैलाश मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में है। तिब्बत कहाँ है? चीन के कब्जे में है। तो हमको नींद कैसे आती है भला? एक बात ये भी हमको जरा समझाइए कि अब नए साल में एक चीन का सीमा कानून आ रहा है और कहते हैं इस सीमा कानून का उद्देश्य जो उसकी सीमा है उसकी सुरक्षा करना और उसे अपने प्रयोग में लाना। तो भारत ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन उसने जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, हम इंटरनेशनल कानून का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, हम तो जो समझौता है होगा। क्या आपको लगता है कि ये जो नया कानून आ रहा है ये भी हमारे लिए चुनौती होगा? चीन के किसी अच्छे कानून, कथित अच्छे कानून को भी हम किस निगाह से देखें, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। कारण क्या? चीन जो कुछ भी करता है वो सिर्फ अपने लिए करता है। चीन किसी दूसरे राष्ट्र के हित में नहीं करता है। जिस चीन ने कोरोना पूरी दुनिया में फैलाया तो उस समय हम क्या दे रहे थे? कोरोना की वैक्सीन बना के पूरी दुनिया में हम बांट रहे थे। हमारी नीति, हमारी नियत दोनों को समझिए, और चीन की नीति और चीन की नियत को समझिए। जब वो हिंद महासागर में जा रहा है, हिंद महासागर उसका क्षेत्र नहीं था, और वो किसको घुड़की दे रहा था? अमेरिका को दे रहा था, जबकि हिंद महासागर का क्षेत्र भारत का क्षेत्र था। ऐसे में वहां जाने का कौन आधार बनता था? कोई आधार नहीं था। तिब्बत को उसने कहा ये हमारा क्षेत्र है। अरे भाई, तुम जो कहोगे वही माना जाएगा क्या? हालांकि ये जरूर है कि वह अपने आप में इतना ज्यादा निरंकुश देश था कि लोग उसके मुंह लगना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज स्थितियां ऐसी हो गई कि उसने पूरी दुनिया को नर्क में ढकेल दिया है, और ऐसे में भारत को खड़ा होना होगा सशक्त तरीके से, क्योंकि हम सीधे उसका दंश को झेल रहे हैं। हम ये कभी ना सोचें कि हमारे लिए अमेरिका खड़ा होगा, हमारे लिए रूस खड़ा होगा। बाहर से सहायता जरूर कर सकते हैं वो, लेकिन हम ये कहें कि हमारे लिए वो युद्ध करेंगे नहीं, कभी हम इसको गालते हुए लेकिन एक बात हम और आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हाल में भूटान ने चीन से समझौता किया और सीमा अपने विवाद के लिए, और उसमें जो है भारत को नजरअंदाज कर दिया। तो ये भी क्या एक ऐसी रणनीति है कि हमको अपने पड़ोसियों से भी अब बहुत सजग रहना चाहिए? बांग्लादेश के मामले में भी कुछ ऐसा देखने को मिला। ये सब क्या, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, भूटान इस तरीके से काम कर रहा, बांग्लादेश की घेराबंदी हो गई, नेपाल अब नया चुनौती के रूप में आ गया है। क्या करना चाहिए भूटान के बारे में, क्या सोचते हैं? देखिए, हमारी नीति कभी विस्तारवाद नीति नहीं रही जी। हमने अपने कहा क्या, बहुत हुआ, बहुत हृदय विशाल किया, तो क्या कहा हमने? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया जो है हमारे परिवार की तरह है, और परिवार का भाव रखा हमने। लेकिन हम किसी दूसरे देश पर आज तक कभी हमला अपने स्तर से कभी नहीं किए, दूसरे लोगों ने हम पर हमला किया। जबकि चीन की नीति और नियत क्या रही? विस्तारवाद की रही। एक तरफ वो क्या कहते हैं? साम्राज्यवादी लोग, पूंजीवादी लोग जो होते हैं वो विस्तारवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट चीन ने यह काम किया, और इस विस्तारवाद की नीति के तहत, इस षड्यंत्र के तहत उसने नेपाल को बर्बाद किया, उसने तिब्बत को तो खा ही लिया। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अभी हाल में जो हम जो देख रहे हैं श्रीलंका का हश्र, जिस श्रीलंका से हमारे अपने सांस्कृतिक संबंध थे, दूर दूर से उसका कोई संबंध नहीं था, उसने उसको भी बर्बाद किया। ऐसे में जो भूटान की बात आप ला रहे हैं, ये भूटान को सोचना चाहिए था। हम तो बहुत साफ दिल से हमेशा रहे कि हम किसी के, दो देशों के आपसी विचार विनिमय को, उनके व्यापार विनिमय में हम कभी टांग हमने नहीं फंसाई। लेकिन ऐसे में तो भूटान को सोचना चाहिए था। और हम मान लेते हैं कि हमारी कूटनीति में कहीं फेल्योर है, तो भी अब हमको सचेत होना चाहिए। श्रीलंका के मामले में भी सचेत होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये हमको ये बताइए कि आप तिब्बत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, कर क्या रहे हैं, कैसे होगा?
जबकि वहां पर चीन पूरी तरीके से हावी है, सेना को हम लगा नहीं सकते हैं। ऐसी स्थितियों में एक बार हम कैलाश मानसरोवर बात करें कि वो तो एक होगा अभियान में, ये तिब्बत कैसे स्वतंत्र होगा, ये अब आप उसके लिए एक अभियान चला। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तिब्बत कैसे मुक्त होगा? हमने अपने देश में बहुत सारी कस्में खाई थी जब राम मंदिर निर्माण की बात थी। हालांकि देश के बाहर की बात है तिब्बत, लेकिन हम पहले इस भूमिका में जाते हैं। जब हम कहा करते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और बाद में लगता था कि लगता है मर जाएंगे, पता नहीं मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसी एक सरकार आई जिसने मंदिर निर्माण के मार्ग को न केवल प्रशस्त किया, बल्कि मंदिर निर्माण हो रहा है और अगले 1 वर्ष बाद हम मंदिर में प्रवेश करके भगवान राम का दर्शन उस भव्य परिसर में देखेंगे भी, करेंगे भी। ये वो सरकार है, हालांकि हम किसी सरकार के पक्षधर नहीं है, लेकिन 370 कभी हटेगा भी, हमको उम्मीद थी क्या? क्या कहते थे? कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे। फिर लगता था कि यार इस तरह के नारे तो लगवा लिए गए, लेकिन अपने जीते जी क्या हम देख पाएंगे कभी क्या कि कश्मीर से 370 हटी? लेकिन ये वो सरकार थी जिसने 370 को हटा दिया। अब मैं आता हूं उस बात पर, क्योंकि 370 हटने के बाद जब संसद में बहस हो रही थी, उस चर्चा में वर्तमान गृह मंत्री ने क्या बड़ी बात कही थी, अमित शाह ने, हाँ, जब ये कहा कि जब हम कहते हैं कश्मीर तो इसका अर्थ है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, और जब हम कहते हैं लद्दाख, हाँ, तो लद्दाख में 40,000 वर्ग किलोमीटर हड़प कर बैठा हुए चीन, जिसको अक्साई चीन कहा जाता है, वो भी हमारा है। वो भी हमारा। ये अगर मंतव्य है तो किसी न किसी दिन सिद्धि भी मिलेगी। और ऐसे में मैं एक दूसरा एक दृष्टांत देना चाहूंगा। जब आप कहते हैं तिब्बत की मुक्ति कैसे होगी, हमने तो अपने देश में सब चीजें होती देखी, और अब तो कहा भी जा रहा है, वहां के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल ने साफ कहा कि ये तो सदन का संकल्प है, और जिस दिन आदेश करेगी सरकार हम उस दिन पाकिस्तान को बट कश्मीर मिलेंगे। ऐसे ही 14 नवंबर 1962 को प्रस्ताव पारित हुआ था, जब युद्ध चल रहा था, उसी बीच में दोनों सदनों ने पारित किया था प्रस्ताव, और ये कहा था कि हम 1-1 इंच भूमि चीन से वापस लेंगे। शायद वो भी हम दिन देखें कि हमने अपनी भूमि वापस ले ली। आते हैं तिब्बत पर। तिब्बत के लिए वास्तव में किसी सरकार ने कितनी चिंता की, ये आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। और इसीलिए जब हम देश के राष्ट्रपति जी, तत्कालीन राष्ट्रपति जी जीसी कानपुर से आते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि सरकारें अगर अनुकूल हैं और सुनना चाहती है, कुछ करना चाहती हैं, तो आपको जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एयर कंडीशन रूम में बैठकर कार्य योजना बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम सड़कों पर आंदोलन न खड़ा कर दें। रही बात तिब्बत की, तिब्बत, हम ये नहीं कहते कि तिब्बत भारत का अंग है, लेकिन अगर तिब्बत स्वतंत्र था तो ये बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं आनी चाहिए थी? बहुत गलतियां हुई हैं इतिहास में। हमें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए था, नहीं हो पाए। हो सकता है कि इस तरह के कुछ प्रयास हो, हम सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं, और किसी भी समय पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर तिब्बत के विषय को सुना ही नहीं गया। हम वहां जा सकते हैं। अगर कहते हैं कि वहां से भी हमें कोई बहुत अनुकूल उपचार नहीं मिलता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। और जिस प्रकार से कोरोना जैसी बीमारी पूरी दुनिया को देकर दुनिया को शापित कर दिया इस चीन ने, आपको लगता है कि चीन के प्रति कोई भला भाव रखता होगा? एक अनुकूल वातावरण इस माने में तो तैयार है ही कि हम तिब्बतियों के लिए कुछ करें, और पूरा जन समुदाय, पूरा विश्व समुदाय हमारा सपोर्ट करे। लेकिन इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हमें भी लगना है और आपको भी लगना है। ऐसी छोटी छोटी चीजें, हम चीनी सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं ताकि हम उसकी कमर तोड़ सकें। वैसे तो वो खुद ही इस पाप का भागी है जो उसने पूरी दुनिया में ये कोरोना दिया, और आज बेचारे उसके निर्दोष नागरिक मर रहे हैं, तो वो तो खुद ही ठहरा है। ठीक बात है। ऐसे में ये जो तवांग था, ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, ये भी हो सकता है कि अपने नागरिकों का रोष झेलने से उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिहाज से उसने दिखाया होगा कि देखो तवांग पर हमारी सेना भारतीय सेना से लड़ रही है। ये एक उस विषय को डाइवर्ट करने के लिहाज से भी हुआ रहा होगा, इससे भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो ऐसे छलिया चीन के विरुद्ध दिन प्रतिदिन हमको आंदोलन में और आगे लौ जलाते रहना है। इस बात का संकल्प मुझे ही नहीं, आपको भी लेना है और पूरे भारतीय समाज को लेना ही पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद
आपका एक बार फिर स्वागत। बात ये हो रही है कि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि हम तिब्बत को स्वतंत्र करें। हमारे साथ भारत तिब्बत समन्वय संघ के संयोजक हेमंत तोमर है और हेमंत तोमर बता रहे हैं कि एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा। क्या हेमंत जी ये बताइए कि एक मांग उठी है कि दलाई लामा को भारत रत्न दे दिया जाए, क्या इस मांग को पूरा कर लेना चाहिए और इससे आपके जन आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिलेगी? बिल्कुल, इस बात से देखिए हम पूरी तरह सहमत हैं और हमारा भारत तिब्बत समन्वय संघ जिन्होंने 2 वर्षों के अंतराल पे क्षमा करो, इन 2 वर्षों के अंतराल पर हमने 20 प्रस्ताव पारित किए। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये था कि हमारे परम पावन दलाई लामा जी सिर्फ तिब्बत की सीमा में ही हम उनको आंक नहीं सकते, बल्कि वो विश्व के लिए एक भगवान का उपहार है। आप कल्पना करिए कि जिनका घर छीन लिया हो जिस चीन ने, जिनकी संस्कृति को नष्ट कर रहा हो उस चीन ने, उस चीन के विरुद्ध भी कभी भी वो हिंसा करने की बात नहीं करते। ऐसे विशाल हृदय वाले, जिनको हम कहते हैं ना कि अहिंसा में पूरा विश्वास रखते हैं, ऐसे विशाल हृदय वाले दलाई लामा को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक तो वो खुद भी कहते हैं कि भारत हमारा दूसरा घर है, और अब क्या उनका अब वक्तव्य आता है कि अगर तिब्बत मुक्त भी हो जाता है तो भारत से हमें इतना लगाव है कि हम भारत में ही रहना पसंद करेंगे। इसका आशय क्या है? मैं इस बात का उल्लेख यहाँ करना चाहूंगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक बार मैंने भी उनके दर्शन किए और मैं बहुत देर तक उनसे वार्तालाप करता रहा। और जब हमने कहा कि भारत को किस प्रकार से लेते हैं, तो उन्होंने कहा भारत हमारा गुरु देश है और हम तिब्बत चेला देश। ऐसे ही शब्दों से उन्होंने निहाल किया। उन्होंने कहा भारत ने हमको, यानी भगवान बुद्ध तो यही के थे, और जिस बुद्धिज्म को हमने अंगीकार किया, जिसको स्वीकार किया और जो तिब्बत में पूरे विस्तार में आया, तो वह तिब्बत अगर उपकृत है तो भारत से उपकृत है। और आप आश्चर्य मानेंगे कि तिब्बती अपने आप में कितनी बड़ी सोच रखते हैं भारत रत्न को लेकर, कि जिस व्यक्ति को नोबेल जैसा बड़ा पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कहलाता है नोबेल पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार परम पावन दलाई लामा जी को मिल चुका है, बावजूद उसके वो रिकॉग्निशन वो भारत से चाहते हैं कि जब तक भारत रत्न नहीं मिल जाता तब तक वो परिपूर्ण नहीं मानते। तो ऐसे में हम तिब्बतियों को ये विश्वास दिला सकेंगे कि हाँ, भारत आपकी उन भावनाओं के साथ है और इसलिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं। भारत रत्न देना एक संकेत मात्र है कि हम तिब्बतियों के सुख दुख में साथ खड़े हैं, और इसीलिए उनके सर्वोच्च धर्मगुरु यानी दलाई लामा को अगर अलंकृत किया जाता है भारत रत्न से, तो हमारे लिए भी गौरव का विषय होगा। क्या आपके संघ ने इस दिशा में केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से कुछ पहल की है क्या? बिल्कुल, हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल, आपको आश्चर्य होगा, लगभग 150 से ज्यादा सांसदों से मिलकर हमने अपने जो भी पारित प्रस्ताव थे वो तो दिए ही दिए, सबसे बड़े उस प्रस्ताव की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जिसकी ओर वर्तमान सांसद भूल चुके थे या उनकी जानकारी में नहीं था, क्योंकि 1962 में वो सांसद नहीं थे, आज की पीढ़ी के सांसद। तो उनको आश्चर्य था कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव भारत की संसद ने दोनों सदनों, भारत के संसद की दोनों सदनों ने पारित किया था क्या, जिसमें ये बात हुई थी कि 1 इंच भूमि हम चीन से वापस लेंगे। तो उनको आश्चर्य हुआ। ऐसे में आपको आश्चर्य होगा, हम देश के कई राज्यपालों से मिले, देश के कई विधायकों से मिले जो वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार के पार्टी के लोग थे, और साथ ही साथ हम देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री से मिले, बहुत सारे अन्य प्रस्तावों के साथ साथ उस 14 नवंबर 1962 के प्रस्ताव के साथ, और इस प्रस्ताव के साथ भी कि भारत रत्न मिलना चाहिए परम पावन दलाई लामा जी को, और देश में सर्वोच्च अगर कोई अधिष्ठान है तो राष्ट्रपति का है। तो महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हम लोग मिले और उनसे इस बात के लिए हम लोगों ने अपील की कि इस पर भी भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएं। और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, पहली बार हमारे सामने ये प्रस्ताव लेकर कोई आया है, मैं केंद्र की इस
सरकार को मैं ध्यान आकृष्ट अवश्य कराऊंगा और मैं कहूंगा कि ये सारी जेन्युइन मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए वो भी कुछ कार्रवाई करें। एक बात और भी है कि क्या कारण है कि चीन भारत से, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ, इतनी खुन्नस रखता है और कुछ ना कुछ वो बवंडर किया करता है? क्या कारण है इसका? आपने कभी कारण सुना? जबकि जिन सिंह अपने जब भारत में आए, हमने उनका शानदार स्वागत किया, हम उनको गुजरात ले गए, हमने झूले में झुलाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी वो कौन सी मानसिकता है, वो कौन सी मनोदशा है जिसके कारण जो है चीन जो है बाज नहीं आता? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसकी मर्जी भारत देश के अंदर नहीं चल पा रही है जी। और अब तो एक ऐसी मजबूत सरकार है जो चलने भी नहीं देगी। और आप कोई दृष्टांत देना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर जो जिसको इस्लामिक कंट्री कहा जाता है, वहां पर मुसलमान लड़कों की एक बड़ी संख्या तैयार हो रही है जो अविवाहित रह जा रही है। उसका कारण बहुत बड़ा यह है कि चीन जिस विकास के नाम पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने प्रोजेक्ट चला रहा है, पाकिस्तान के कई शहरों में चला रहा है, वो वहां से लड़कियां यानी मुस्लिम लड़कियों को अपने देश ब्याह कर ले जाते हैं, वहां वो वेश्यावृत्ति में डाल देते हैं और पाकिस्तान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि पाकिस्तान चीन के बहुत सारे कर्जे में डूबा हुआ देश है। इसी प्रकार से आपको एक विद्रूप चेहरा और दिखाना चाहूंगा, अफगानिस्तान में तो एक लोकतांत्रिक सरकार थी, तो आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्होंने यानी चीनियों ने वहां पर एक आतंकियों की सरकार वहां स्थापित करवा दी। और ये विरोधाभासी चेहरा देखिए ना, अपने यहाँ उनके यहाँ उइगर प्रांत में मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता, मुसलमान कुरान नहीं पढ़ सकता, लेकिन वहां पर क्या किया उन्होंने, दाढ़ी रखने वाले और कुरान को ही सब कुछ मानने वाले तालिबानियों की सरकार बनवा दी। ऐसे में आप क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है, कोई नहीं, चीन है। लेकिन उस चीन के इस आतंक को भारत की वर्तमान सरकार समझती है, यहाँ का युवा भी अब समझने लगा है, सेना तो समझती थी लेकिन सरकार और युवा अब समझने लगा है, और इस नाते इतना प्रबल विरोध है कि उसकी दाल नहीं गल पा रही। क्या कारण ये नहीं है कि जो वर्तमान सरकार है वो अमेरिका से ज्यादा नजदीक हो गई, जिसके कारण भी चीन नाराज हो गया और समझ गया कि भारत जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन हमारे सामने कर रहा है? नहीं, भारत सक्षम है। भारत ने जिस दिन कहा मेक इन इंडिया प्रोग्राम हम लागू करेंगे और सख्ती से लागू करेंगे, तो आपको जानकारी है ना कि बहुत सारी चाइनीज कंपनियां मजबूरन वो यहां पर आके उनको फैक्ट्री लगानी पड़ी, और आज स्थिति है कि वो वहां की फैक्ट्री बंद कर चुके हैं, भारत में ही अपना उत्पादन कर रहे हैं। ये भारत सरकार की नीति थी। और बात सिर्फ यही तक नहीं है, आपको ध्यान देना होगा, सिर्फ अमेरिका से नजदीकी नहीं है। हमने अभी जो आयुध खरीदे हैं, सबसे बड़ा सौदा हमने रूस के साथ किया। ये बात भी चीन समझ रहा है कि इस देश की देखिए कुछ चीजें तो बहुत अच्छी रही इस सरकार की, और जिस तरीके से जब चीन कुछ करता है तो अमेरिका बोलता है भारत की ओर से, ये बात भी तो उसको जो है अखरती होगी। बिल्कुल अखरती है। और ये मान के चलिए, भारत को अगर अमेरिका समर्थन न भी देता तो भारत की वर्तमान सरकार अपने आप में सक्षम सरकार है, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जिस तरह से आयुध बनाए जा रहे हैं अपने देश में, ये भी आपको निकट भविष्य में ही देखने को मिलेगा कि हम किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत इस चीन को जवाब देने के लिए बहुत सशक्त तरीके से खड़ा होगा। लेकिन इसके साथ में एक बात कहना चाहूंगा, हमारे देश के युवाओं को सेना के साथ खड़ा होना होगा। आपने कहा था, आपने एक सवाल पूछा था जिसमें कहा था तिब्बत को कैसे आजाद कराएंगे। हम तो सारी चीजें चाहते हैं, तंत्र भी, मंत्र भी, यंत्र भी, सारी चीजों में हम विश्वास रखते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की जो अपना मूल स्थान है, उसकी मुक्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से भी हम संकल्प करवा दिया करें। हमारे संगठन में एक महासंकल्प है जिसमें हम कहा करते हैं कि भगवान शंकर से तो हम सब कुछ मांगते हैं, लेकिन भगवान शंकर के मूल स्थान की मुक्ति के लिए किससे मांगे, तो भगवान शंकर को ही जगाएं। कारण क्या, भगवान स्वयं भक्तों की भक्ति की शक्ति समझते हैं, और इसी नाते सोचते हैं कि भगवान इसी नाते कहते हैं कि हमारे वास्तव में भक्तों की भक्ति में कोई शक्ति है भी कि नहीं, वो परीक्षा भी लेते हैं। और इस नाते जो महासंकल्प करवाते हैं वो क्या है, हे भोले बाबा, अपने मूल स्थान, मूल गांव कैलाश मानसरोवर को चीन के चंगुल से
मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। मतलब आप जब चाहेंगे तब मुक्त होगा, जिसके लिए हम भगवान से लगातार प्रार्थना करेंगे। हमने तो अपने जीवन के दैनंदिन सुख के लिए सब कुछ भगवान भोलेनाथ से मांगा, क्या उनके स्थान की मुक्ति के लिए हम कुछ नहीं मांग सकते हैं? एक बड़ा समाज, ऐसी भारत में कोई भी सनातनी स्त्री नहीं होगी जिसने भगवान शंकर का सोमवार का व्रत न रखा हो। लेकिन आश्चर्य है कि इस कैलाश मानसरोवर के बारे में लोग जानते ही नहीं कि वो वास्तव में चीन के चंगुल में। ये अलख जागरण का वक्त है जिसमें भारत तिब्बत समन्वय संघ लगा हुआ है, लगा रहेगा। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, 1959 में उसने तिब्बत पर हमला करके पूरा कब्जा कर चुका था। 1959 से देश में संगठन बनते रहे तिब्बत की मुक्ति के लिए। लेकिन ये जो 2 वर्ष का हमारा अंतराल समय पूरा होने जा रहा है, अभी मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को आएगी, हमारे 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आपको जानकर सुखद भी लगेगा और इस देश की सरकारों को भी सुखद लग रहा है कि भारत तिब्बत समन्वय संघ ने ऐसे ऐसे कार्यक्रमों की रचना की और क्रियान्वयन किया, और हमने झकझोरा, सदन के अंदर बैठे हुए सांसदों को झकझोरा। और इस नाते हमें विश्वास है कि हम इसी जन्म में हम भी और आप भी तिब्बत को मुक्त होता देखेंगे। बस आवश्यकता है यहाँ की युवा शक्ति के जागरण की। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक बात और हेमेंद्र जी बताइए, अभी आप कह रहे थे कि वहां से फैक्ट्रियां यहाँ आ रही हैं, और मैं भी एक रिपोर्ट भी बहुत पहले पढ़ रहा था जिसमें ये हो रहा था कि कोरोना के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि जो चीन को फैक्ट्री ताज कहा जाता था, वो उसका ताज छिन रहा है। और उस ताज को पाने के लिए भारत भी पूरी तरीके से सक्रिय है। और जैसा आप भी कह रहे थे, वहाँ फैक्ट्री हमारे आ रही है। क्या भारत सरकार को अपनी नीतियों में कुछ ऐसा परिवर्तन कर देना चाहिए ताकि वहाँ की फैक्ट्रियां यहाँ आकर के खुशहाल हो और चीन को एक बड़ा झटका लगे? और हो ही रहा है। हाँ। जो नीतियां बनी, अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनी, आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत बनी, उसी का परिणाम है कि वहां की उनकी अपनी मूल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और भारत के श्रम साधनों पर भरोसा करते हुए या वहां के वातावरण यानी चीन के वातावरण पर से दुखी होकर वो लोग यहाँ फैक्ट्रियां डाल रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये मानकर चलिए कि चीन का साम्राज्य बहुत जल्दी ध्वस्त होगा, और उसका कारण स्वयं चीन है। बस हमें अपने जागरण में लगे रहना है। हम दैनंदिन चीन की कोई भी सामग्री न लें। अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि चीन के उन उपकरणों की सामग्री बनाने के लिए फैक्ट्रियां भले यहां लग गई हों, लेकिन फिर भी हम मेड इन इंडिया और भारतीय मूल के स्वामियों की फैक्ट्री में लगे हुए बने हुए उत्पाद खरीदें, वो ज्यादा कारगर होगा। कारण कहना, जब भी कोई उत्पाद नहीं चलता है तो हम क्या कहते थे? मेड इन चाइना होगा, क्योंकि चीन पे भरोसा करना ही नहीं है। तो चीन की अगर वो किसी भी मोबाइल की फैक्ट्री भी अगर यहां लग जा रही है तो भी आप राष्ट्रवादी बनिए, अपने देश के उत्पादों पर भरोसा करिए। कुछ रुपए महंगे मिलेंगे। आपको बता दूं, तिब्बती बाजार में रोज काम करने वाले तिब्बती लोग जो अपने स्वेटर बेच के गुजारा करते हैं, आपको आश्चर्य होगा, एक वक्त का खाना खाकर पैसा बचाते हैं और चीन का कोई मोबाइल नहीं खरीदते हैं। तो ये हमें उनसे सीखने वाला है। चलिए, एक और सवाल है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग फैक्ट्री के ताज भी बन जाएंगे। मैं ये माना जाता है कि चीन जो है वो भारत को बहुत हल्के से लेता। मैं ये कहूँ उनकी 2 सोच है। एक सोच ये है कि चाहे जितनी अर्थव्यवस्था बढ़ाए लेकिन कोई बराबरी नहीं कर सकते, नंबर 1। और नंबर 2 ये भी कहते हैं वो क्षेत्र में जो भारत उभर रहा है वो भी उनकी नजर में कुछ नहीं है। क्या ये 2 परिस्थितियां भी ऐसी है जो ऐसी चुनौतियां हैं जिनके कारण वो भारत को उतनी मजबूती से नहीं लेता? देखिए, हम लोग कहा करते थे कि हिटलर के साथ में एक उसका प्रचार मंत्री हुआ करता था जिसको गोयबल्स कहा जाता था। और गोयबल्स का प्रचार तंत्र इतना सशक्त था जिसने ये साबित करने की पूरी कोशिश की और स्थापित भी कर दिया उसने कि दुनिया का सर्वशक्तिमान अगर कोई है तो वो हिटलर है। ठीक उसी तरह से शी जिनपिंग कोई आसमानी देवता है और वो दुनिया पर राज करने के लिए बने हैं। और इसके लिए वहां की मीडिया जो स्वतंत्र मीडिया थी उसको तो सेंसर कर दिया। ग्लोबल टाइम्स उनका अपना मुखपत्र है, वो दुनिया में यही प्रचारित करता रहता है कि चीन दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। सच्चाई क्या है? आपको ध्यान होगा, तवांग में हमने उनको मारा है और वहां ग्लोबल टाइम्स 10 दिन बाद कह रहा है हम नहीं घुसे थे।
उनके लोग हमारे पर घुसे थे। ये सच्चाई है कि चीन इस बात को मानता है। चीन वही है ना जो गलवान में कह रहा था कि हमने उनको मारा है। जब 70 कब्रें उसने जब दिखा दी तो फिर उसने स्वीकार भी लिया कि हाँ हमारे लोग ज्यादा मारे गए। ये चीन की सच्चाई है। चीन अब बहुत मजबूत देश नहीं रह गया है। क्या कोरोना भी उसके अस्तित्व को खत्म करने में लगा है? बिल्कुल। हमने तो पुरानी ये परंपराओं में सुना है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। हम तो नैतिकता के तकाजे पर कभी कुछ बोलते नहीं कि भाई ठीक है वहां के निर्दोष जनता मर रही है, लेकिन किया किसने? ठीक बात, उन्होंने तो किया। अच्छा ये बताइए कि 2 सवालों के जवाब और हम आपसे चाहेंगे। गलवान, तवांग, डोंगबान, ये क्या चीन की भारत के विरुद्ध या भारत पर हमला करने की तैयारी तो नहीं? ये प्रयोग है एक्सपेरिमेंट की। समय समय पर एक्सपेरिमेंट करता है ये शक्ति थाहने के लिए कि भारत के पास वास्तव में भी शक्ति कितनी है। और अब उनको बार बार ये परिणाम मिल रहा है कि हमारी सैन्य शक्ति उनके बराबर की नहीं है। 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है। जो 2021 में या 2020 में गलवान में जो आपने किया, उस समय भी हमने आपको थप्पड़ मार मार कर आपका चेहरा लाल कर दिया था। उस लाल सेना को सबक देने के लिए हमने उनके द्वारा जब आक्रमण किया जा रहा था तवांग में, तब भी हमने सबक दे दिया। हम तैयार नहीं थे, लेकिन अगर तुमने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस नीति से भारतीय सेना ने यह काम किया। चलिए अंत में सवाल, क्या करना चाहिए भारत को ऐसे अहम दौर में? भारत को सामरिक रूप से अभी और शक्तिमान बनना है। अभी अपने सारे पड़ोसियों को आगाह करते रहना है कि चीन पर कभी भरोसा न करें। तिब्बत खा गया, नेपाल में के लिए भी अलग से कूटनीति बनानी होगी। भूटान भी जो हम पे हमारी कृपा से चलता है, उसको भी समझाना होगा। सेना को और भी मजबूत करना होगा। 93-96 के फैसले को तोड़ना होगा। दलाई लामा को न केवल उनके जन्मदिन पर बधाई देनी होगी, बल्कि उनकी रिकॉग्निशन के लिए उनको भारत रत्न भी देना होगा। ऐसे बहुत सारे प्रयास करने होंगे। और हम तो ये भी मानते हैं कि जो तिब्बती अभी भारत में रह रहे हैं, कितने वर्ष हो गए? 60 वर्ष से रह रहे हैं। एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियां उनकी इसमें खप जा रही हैं, खप गई। ऐसे में उनको समान अवसर मिले, उनको भी यहाँ की नागरिकता दे दें, संविधान में संशोधन करके दे दें। नागरिकता से उनका भी मनोबल बढ़ेगा। जब तिब्बत आजाद हो जाएगा तो उनके सामने विकल्प होगा, चाहे यहां रहना चाहे चाहे वहां रहना चाहे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, तिब्बत को लेकर स्पष्ट पॉलिसी भारत सरकार को बनानी ही पड़ेगी। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद हेमेंद्र जी। आपने बहुत अच्छे ढंग से चीन भारत के संबंधों, भारत सुरक्षा कैसे करे, कैसे 93 और 96 के समझौते खत्म हो। आवश्यकता है, हमें सामरिक रूप से भी मजबूत होना होगा, कूटनीति से भी होना पड़ेगा, और पड़ोसियों को आगाह भी करना पड़ेगा। देखो, समझो। आज इसकी महती आवश्यकता है। और खास तौर से नेपाल, जहां पर आज प्रचंड हो रहे हैं, वहां के बारे में भी अब नए सिरे से कुछ विचार करना होगा। अपने खट्टे मीठे 2 बार के अनुभव को देखते हुए, और देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।